हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हमने देखा था हाइपर सेंसिटिविटी का इंट्रोडक्शन और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी उसको देखते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओवर इम्यून रिस्पॉन्स की जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस बोलते हैं और इस प्रोसेस को जनरल भाषा में एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट्स को एलर्जेंस कहा जाता है। एलर्जिन फूड एलर्जेंस हो सकते हैं, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, और मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन से भी एलर्जी हो सकती है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, या जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये बेसिकली एंटीबॉडी के एंटीजन से रिएक्शन के कारण होती है। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि सेम ही ब्लड में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर एक ही ब्लड में एक ही एंटीजन, यानी अगर एक ब्लड में ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी हो गए तो वो आपस में क्लम्पिंग करने लगेंगे, एग्लूटिनेशन शो करने लगेंगे और सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक हो जाएगा। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसी तरीके की होती है जो कि इंटरैक्शन ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों के इंटरैक्शन से होती है, और जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन्स होते हैं वो अपनी ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करने लगते हैं जिसके कारण सेल में साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल एग्लूटिनेशन रिएक्शन में, ब्लड लाइसिस में, इरिथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस में और ऑटो इम्यून रिएक्शंस में ये इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी देखी गई है। इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी का जो कॉजेटिव एजेंट होती है वो होती है IgG या फिर IgM एंटीबॉडी। ठीक है, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जो टाइप्स ऑफ साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो ब्रॉडली दो में डिवाइडेड है। एक है आइसो इम्यून रिएक्शंस और दूसरे हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। आइसो इम्यून रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें आइसो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। आइसो एंटीजन ऐसे एंटीजन्स हैं जो कि सेम इंडिविजुअल के अंदर बट डिफरेंट स्पीशीज में पाए जाते हैं, सेम स्पीशीज बट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, जैसे कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन है। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अगर सपोज करिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। तो मेरा और आपका जो एंटीजन का और एंटीबॉडी का कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट हो गया। तो मेरे लिए अगर एंटीजन ए है और मेरे ब्लड में एंटीबॉडी बी है तो वो एंटीबॉडी अगर मैं आपके ब्लड में प्रोवाइड करा दूंगी तो आपके ब्लड में एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर फिर बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी एक साथ कोएग्जिस्ट करने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह से एक ही ब्लड में सेम एंटीजन और एंटीबॉडी रहेंगे तो वो सेल को साइटोटॉक्सिक कर देगा। तो आइसो इम्यून जो रिएक्शंस होते हैं उसमें आइसो एंटीजन्स और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। आइसो एंटीजन मतलब वो एंटीजन जो सेम स्पीशीज़ के अंदर होते हैं लेकिन हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट एंटीजन पाया जाता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप। अब आइसो इम्यून रिएक्शंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इरिथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस और ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसी तरीके से उसके अवज में ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद ही के कंपोनेंट को, बॉडी अगर अपने ही कंपोनेंट को एंटीजेनिक मान ले तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है, और अपने ही बॉडी के जो एंटीजेनिक कंपोनेंट है जब वो अपनी ही बॉडी में बनी एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं तो इस तरह का इंटरैक्शन ऑटो इम्यून रिएक्शन कहलाता है। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं, पहले हम आइसो इम्यून रिएक्शंस को समझ लेते हैं। आइसो इम्यून रिएक्शंस का फर्स्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। देखिए, अब मैं आपको ब्लड ग्रुप थोड़ा सा, इसमें टेबल को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नॉर्मली ह्यूमन रेस में 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन ए और बी पाया जाता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, लेकिन ये ब्लड केवल यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, लेकिन ये
ब्लड केवल ए बी वालों को ही दे सकता है, लेकिन ब्लड ले किसी से भी सकता है। देन ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। देन ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। एंड देन ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें कि कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी ए और बी होती है। अब आपने एक बहुत कॉमन बात सुनी होगी कि ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बी वाले को ब्लड देगा तो उसके अंदर क्या है, एंटीजन ए है, और बी वाले के अंदर एंटीबॉडी ए है। तो एक ही इंसान के ब्लड में एक एंटीजन भी ए हो जाएगा और एंटीबॉडी भी ए हो जाएगी। जब ऐसा सिचुएशन आएगी कि ब्लड के अंदर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी एग्जिस्ट करने लगेंगे, तो जो सेल्स होंगे वो साइटोटॉक्सिक होने लग जाएंगे, और जो सेल्स होंगे वो एग्लूटिनेट होने लग जाएंगे, और धीरे धीरे सेल्स का लाइसिस होने लग जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, केवल एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर माना गया है वो डोनर। लेकिन अब ये थ्योरी भी फेल हो गई, अब ये इतना सही नहीं माना जाता, ज़्यादातर सेम ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड लिया जाता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसमें होता ये है कि यदि सेम ब्लड के अंदर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी रहेंगे तो वो सेल्स को साइटोटॉक्सिक करेगा और सेल्स में साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हुए एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवाएगा और सेल का लाइसिस हो जाएगा, यानी कि सेल डेथ हो जाएगी। ओके, देन दूसरा एग्जाम्पल है इसका इरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटालिस एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर पाई जाने वाली एक कंडीशन है। होता क्या है कि अगर कोई लेडी जो कि RH नेगेटिव है, RH फैक्टर जो है वो हम सब जानते हैं रेसिस मंकी से डिराइव्ड है। देन इसके अंदर जो जिनके अंदर RH पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके अंदर एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, और जो RH नेगेटिव लोग होते हैं उनके अंदर एंटीजन डी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर RH नेगेटिव मदर है, मतलब कि उसके अंदर एंटीजन डी एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन फादर बच्चे का RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव यानी एंटीजन डी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में बच्चा जो डेवलप होगा, क्योंकि RH ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए बच्चा RH पॉजिटिव डेवलप होगा। यानी RH नेगेटिव मदर के अंदर एक बच्चा RH पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेम ही कंडीशन रहने के कारण क्या होगा कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में बस इतना होगा कि क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, तो जब मदर की जो बॉडी है उसके अंदर जब RH पॉजिटिव फीटस डेवलप होगा तो बच्चे के अंदर एंटीजन डी है, एंड थ्रू प्लासेंटा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये जो एंटीजन डी है ये मदर के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो मदर की बॉडी इस एंटीजन डी के खिलाफ एंटीबॉडी डी बना लेगी, और तब तक फर्स्ट प्रेगनेंसी ओवर हो जाएगी, फर्स्ट चाइल्ड को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या हुआ, फर्स्ट चाइल्ड के अंदर एंटीजन डी था, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव है, सेकंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव ही रहेगा, और ये दोनों बच्चे डेवलप किसके अंदर हो रहे हैं, RH नेगेटिव मदर के अंदर। तो जो फर्स्ट बच्चा जब डेवलप हो रहा था तो RH एंटीजन डी जो था वो उस बच्चे से निकल के थ्रू प्लासेंटा मदर के अंदर गया। ठीक है, जब वो मदर के अंदर गया तो मदर की बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी डी बना दी। ठीक है, अब तब तक फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सेकंड प्रेगनेंसी में। जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो अगेन बच्चा क्या होगा, RH पॉजिटिव, यानी उसके अंदर एंटीजन डी होगा। मदर की बॉडी के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम ही एंटीबॉडी डी बन गई थी। अब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी डी है ये प्लासेंटा के थ्रू मदर के अंदर आएगी, और एंटीजन डी और एंटीबॉडी डी का आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन होगा। ठीक है, तो सेम ब्लड के अंदर एंटीजन डी भी हो गया और एंटीबॉडी डी भी हो गई, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बेबी होगा उसको RBC का उसका डिस्ट्रक्शन होगा, सेल्स में साइटोटॉक्सिसिटी डेवलप होगी, और बच्चा जो पैदा होगा सेकेंड प्रेगनेंसी का वो हीमोलाइटिक जॉन्डिस से पैदा हो सकता है, यानी उस बच्चे को हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है, या फिर उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। दोनों ही प्रेगनेंसी में मदर जो है वो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एंटीजन डी केवल जो बच्चा है उससे मदर के अंदर एंटर कर रहा है, और मदर की बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी डी बना रही है।
ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पर ख़त्म हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकंड प्रेगनेंसी जब हुई तो मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी डी बनी हुई है। सेकंड बच्चे में भी एंटीजन डी प्रेजेंट है, तो मदर की बनी हुई एंटीबॉडी सेकंड बेबी में जाएगी और उस बेबी के अंदर एंटीजन डी और एंटीबॉडी डी दोनों एग्रीगेट होंगे, तो वो उसके सेल्स को साइटोटॉक्सिक करने लगेंगे और सेल्स में एग्लूटिनेशन देखा जाएगा और सेल्स का लाइसिस होगा और हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो है बच्चे में वो डेवलप हो सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अभी डॉक्टर्स ने इसका जो है वो इलाज ढूंढ लिया है कि वो मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी डी होती है मदर के अंदर, तो डॉक्टर्स एंटीबॉडी डी की भी एंटीबॉडी देते हैं ताकि मदर की एंटीबॉडी डी ब्लॉक हो जाए, यानी कि एंटी डी देते हैं जिससे कि मदर की एंटीबॉडी डी ब्लॉक हो जाए और वो बेबी तक ना पहुंचे। पर इस तरह का रिएक्शन भी जो है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। देन थर्ड आता है आइसो इम्यून रिएक्शंस में ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक आपने सुना होगा कि एक का ऑर्गन दूसरे को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो दोनों रिलेटिव नहीं हैं तो उनके एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जब मैंने आपको टी सेल पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि टी सेल एंटीजन को केवल तब रिकॉग्नाइज करता है जब एंटीजन एपीसी द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ मिलकर के प्रेजेंट होगा, तभी टी सेल एंटीजन को पहचानेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एमएचसी एक प्रकार का मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका काम एंटीजन प्रेजेंटेशन का होता है। और मैंने आपको टी सेल का डेवलपमेंट पढ़ाते समय ये भी बताया था कि टी सेल्स को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी बॉडी के एमएचसी और फॉरेन एंटीजन को पहचाने। यदि आपको नहीं बेसिक समझ में आ रहा तो आप पहले टी सेल डेवलपमेंट का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देन उससे क्या होता है, उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारी बॉडी में केवल वही ऑर्गन एक्सेप्ट होगा जिससे हमारा एमएचसी मैच होता हो। एमएचसी ज़्यादातर जेनेटिक रिलेटिव्स में मैच होता है, ट्विंस में मैच होता है, हर जेनेटिक रिलेटिव से भी मैच नहीं होता, ट्विंस में मैच होता है और मदर टू चाइल्ड मैच हो सकता है। तो अगर किसी एक पर्सन का एमएचसी दूसरे पर्सन के एमएचसी से मैच होता है तभी ऑर्गन दिया हुआ एक पर्सन का दूसरे की बॉडी में एक्सेप्ट होगा। अगर एमएचसी मिसमैच हुआ तो ये एक का ऑर्गन दूसरे की बॉडी में एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो एमएचसी के मिसमैच से होगा, इस तरह का रिएक्शन जो है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यानी हम जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है उसको हमने यहाँ दो में बांटा, आइसो इम्यून और ऑटो इम्यून रिएक्शन। आइसो इम्यून रिएक्शन वो कैटेगरी थी जिसमें हमने ये देखा कि सेम स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर भी जो एंटीजन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और ऐसे एंटीजन अगर एक दूसरे से ऐसे एंटीजन आइसो एंटीजन्स और आइसो एंटीबॉडीज़ का अगर एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा तो वो इंडिविजुअल के लिए घातक हो सकता है और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखा जिसमें हमने देखा कि ए ब्लड ग्रुप वाले को हम बी ब्लड नहीं दे सकते और बी वाले को ए ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही ब्लड के अंदर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं रह सकती, वरना सेल साइटोटॉक्सिक हो जाएगा और ये साइटोटॉक्सिसिटी एग्लूटिनेशन को जन्म देगी जिससे कि सेल का लाइसिस होगा। ये चीज़ हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में देखी कि एक RH पॉजिटिव मदर के अंदर जब एक नेगेटिव मदर के अंदर जब एक RH पॉजिटिव बेबी डेवलप होता है तो बच्चे का जो एंटीजन डी होता है वो मदर के अंदर जाके एंटीबॉडीज डी बनवा देता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में जब फिर से RH पॉजिटिव बच्चा डेवलप होगा RH नेगेटिव मदर के अंदर, तो इस बच्चे का जो एंटीजन डी है उसका कॉन्टैक्ट होगा मदर के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी डी से, यानी कि बच्चे के ब्लड के अंदर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी डी दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे, जिससे कि सेल के अंदर एग्लूटिनेशन होने का चांस है और सेल का लाइसिस होने का चांस है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि डॉक्टर्स ने आजकल मदर को पहले ही ऐसी मदर को ट्रीट कर देते हैं एंटीबॉडीज डी से। देन थर्ड हमने देखा कि ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक का ऑर्गन हम निकाल कर दूसरे को नहीं दे सकते। उसका कारण ये है कि जब तक दो लोगों का एमएचसी मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारे टी सेल्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इस तरह से सिखाया जाता है कि वो सेल्फ एमएचसी और फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करें, तो अगर दो लोगों का एमएचसी मैच नहीं होगा तो एक का ऑर्गन दूसरे की बॉडी में फॉरेन माना जाएगा। इस फॉरेननेस को
ख़त्म करने के लिए एमएससी को मैच करके ही ट्रांसप्लांट ऑर्गन का किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें ये जो हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब एक ही सेल के अंदर सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी उस पर बाउंड कर जाते हैं या उनका इंटरेक्शन होता है तो सेल साइटोटॉक्सिक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब एंटीबॉडी सेल के सरफेस पे अटैच होती हैं तो मैक्रोफेज जो है वो एंटीबॉडी कोटेड सेल से बाइंड करता है और उसको एंगल्फ कर लेता है। जो भी ऐसा सेल होगा जिसके ऊपर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी, जिसको हम कहेंगे आइसो एंटीजन आइसो एंटीबॉडी अटैच्ड है, जब भी ऐसा सेल दिखेगा किसी मैक्रोफेज को तो मैक्रोफेज उस सेल को एंगल्फ कर लेगा। और किसी भी सेल को एंगल्फ करने की प्रोसेस को इम्यूनोलॉजी की भाषा में हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसको हम जनरली जब सेल बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो फेगोसाइटोसिस पढ़ते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। जब किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को एंगल्फ किया जाता है तो दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। तो जब एंटीबॉडीज अटैच होती हैं सेल सरफेस पे तो मैक्रोफेज बड़ी आसानी से सेल का क्या कर लेता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है। ठीक है, देन लाइसिस, जब एंटीबॉडी कोट होती है किसी भी फेगोसाइटोटिक सेल पे जाके, जब किसी भी सेल पे जाके एंटीबॉडी अटैच होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर फिक्सेशन करते रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्लड में घूमने वाले ऐसे इनएक्टिव फॉर्म के प्रोटीन होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में घूमते हैं और परिस्थिति आने पे वो एक्टिवेट होते हैं। तो जब कोई भी एंटीबॉडी कोटेड सेल होता है तो कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो वहाँ जाकर वहाँ पे जब उन्हें फिक्स करते हैं उसे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं ये डैमेज कॉज करते हैं और अल्टीमेटली ये सेल का लाइसिस कर देते हैं। जब इन्हें कोई भी एंटीबॉडी कोटेड सेल दिखता है तो ये जाकर उस पर अटैक करते हैं और उसका लाइसिस कर देते हैं। देन लास्ट है किलिंग, जो एंटीबॉडी कोटेड सेल होते हैं, जब किसी भी सेल पर जाके एंटीबॉडी कोट हो जाती है तो इस तरीके के जो एंटीबॉडी कोटेड सेल्स होते हैं वो उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए और आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के लिए। मतलब आपको अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी के दो पोर्शन होते हैं, जो एंटीजन से बाइंड करता है वो एफएबी पोर्शन होता है और जो एंटीजन से बाइंड नहीं करता वो एफसी पोर्शन होता है। तो ये जो एफसी पोर्शन होता है ये एंटीबॉडी का जाके सेल के पे अटैच करता है, अटैच हो जाता है सेल से और अल्टीमेटली सेल की किलिंग हो जाती है, सेल जो है वो किल हो जाता है। तो इस तरह से टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी प्रोग्रेस करती है। अब मैंने ये तो एक कैटेगरी आपको बताई कौन सी, आइसो इम्यून रिएक्शंस की। अब जो दूसरी कैटेगरी है इसमें वो है ऑटो इम्यून रिएक्शंस की। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमारी बॉडी का कोई भी कंपोनेंट या हमारी बॉडी अगर हमारी ही बॉडी के किसी कंपोनेंट को एंटीजेनिक मानकर उसी के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनाने लग जाती है तो दैट इज़ नोन एज ऑटो इम्यून रिएक्शन। और ऐसे जो एंटीजेंस हैं वो ऑटो एंटीजेंस कहलाएंगे जो कि कंडीशनल मिलने पर एंटीजेनिक हो गए, और वो जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स के खिलाफ बनेंगी वो ऑटो एंटीबॉडीज़ कहलाएंगी। ठीक है, तो यदि सही भाषा में बोलूँ तो द रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ द सेम इंडिविजुअल, अपने एक इंडिविजुअल के खुद के एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के कंपोनेंट को ही एंटीजेनिक मान ले तो ऐसी कंडीशन में जो एंटीबॉडी वो हमारी बॉडी के कंपोनेंट के खिलाफ बनाएगा उसको कहेंगे ऑटो एंटीबॉडी, है ना। और ये जो रिएक्शंस कहलाएंगी ये कहलाएंगी ऑटो इम्यून रिएक्शंस, जो कि ऑटो एंटीजन और ऑटो एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से होती हैं। ठीक है ना। अब ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स बस इसमें बनाए क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेस अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम कभी अलग वीडियो में कवर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स इसमें होते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया के, जिसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होता है हमारे बॉडी का, उस आरबीसी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती हैं और आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती है। हम सबको पता है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट जो एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। जैसे अगर आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी
बी हो गया, और अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो उसी प्रकार से ऑटो हेमोलाइटिक अनीमिया में क्या होता है कि जो आपके आरबीसी पे प्रेजेंट जो भी वो है आपके आरबीसी पे प्रेजेंट जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, और वो एंटीबॉडी जाके उस एंटीजन से बाइंड कर जाएगी और सेल जो है वो कोट हो जाएगा, जब एंटीबॉडी से ढक जाएगा तो उसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। देन जो फेमिलियर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के, मैंने बताया एक तो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया है, दूसरा ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है, देन ऑटो इम्यून थायराइटिस है। ये ऑटो इम्यून थायराइटिस में भी क्या होता है कि जो हमारे सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड के या T3 T4 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो T3 T4 जो थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं वो सेल में नहीं पहुंच पाते। और लास्ट में ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसमें नेफ्रॉन के जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है और वो जो सरफेस है पूरा वो ब्लॉक हो जाता है ऑटो एंटीबॉडीज़ के इंटरेक्शन से। ठीक है ना। तो इस तरह से ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी था। यदि आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। देन नेक्स्ट हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।